हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकुरण एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौगोलिक स्वरूप के अंदर भारत में जो पठार हैं उन पठारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? भारत जो दक्षिण भारत है हमारा, दक्षिण भारत में जो भी पर्वत पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत हो, नीलगिरी पर्वत हो, पूर्वी घाट पर्वत हो, अरावली पर्वत हो, विंध्य, सतपुड़ा, इन सभी पर्वतों के बारे में हमने अध्ययन किया था, विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम भारत में जो पठार पाए जाते हैं इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मानचित्र बनाया हुआ है और इस मानचित्र में आपको सभी जो भारत के जो पठार हैं उन सभी पठारों को दिखाया गया है। पहले हम थोड़ा सा इन चीजों को समझ लेते हैं। हमने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा चुके हैं कि जो दक्षिण भारत है, भारत का जो दक्षिणी वाला भाग है, जो दक्षिण भारत है, ये पहले से ही अपना क्या है? पठार है। यह पूरा भारत क्या है? पठार है। और इस पठार पर ये क्या है? इस तरीके से पूरा दक्षिण भारत क्या है? इस तरीके से पूरा पठारी भाग है। क्या है? पठारी भाग है। ये हमने देखा था, ये साउथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। पूरा पठार है। अब इस पठार पर भी क्या है? और ऊंचे ऊंची कई स्थान पाए जाते हैं जिनको हम फिर से पहाड़ की नाम दे देते हैं। इसको हम बोलते हैं दक्षिण भारत का पठार, जबकि ये अलग अलग और भी कई सारे पठार पाए जाते हैं। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यहीं पे आपको कई सारे पठार दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार है। बुंदेलखंड का पठार है, आपका बघेलखंड का पठार है, दक्कन का पठार है, तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है। यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका दंडकारण्य का पठार है। और यहाँ पर आपको एक पठार दिखाई दे रहा है, इस पठार को बोलते हैं शिलोंग का पठार। इस पठार को क्या बोलते हैं? शिलोंग का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिलोंग का पठार बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मालवा का पठार। सबसे पहले डाल लीजिए क्या? मालवा का पठार। मालवा के पठार पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो आपको डालना है, पहला पठार डालना है, वो कौन सा है? हमारा मालवा का पठार। मालवा का पठार में आपको क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले इसका देखना है विस्तार। मालवा के पठार का जो विस्तार है ये किन किन राज्यों में है, तो आपको सबसे पहले ये विस्तार लिखना है। विस्तार में यदि हम यहाँ पर देखें मैप में, तो यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाएगा? सबसे बीच में आपका पहले मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? मध्य प्रदेश लिख देंगे। मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा देखते हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो यहाँ पे राजस्थान भी आ जाएगा। राजस्थान के बाद यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा? ये गुजरात राज्य आ जाएगा। और गुजरात राज्य के साथ साथ इसका कुछ हिस्सा कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में भी पड़ता है। तो जो मालवा का पठार है ये कहाँ पर पाया जाता है? किन राज्यों में इसका विस्तार है? तो विस्तार आपको सबसे पहले याद रखना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में हमारा मालवा का पठार पाया जाता है। इसके बाद यदि हम और इसकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारी कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे इस तरीके से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। तो हम कह सकते हैं कि मालवा पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। मालवा का जो पठार है वो नर्मदा नदी के कहां पर स्थित है? उत्तर में स्थित है। या हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होती है? हमारी अरावली माउंटेन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मालवा पठार कहां पर स्थित है? अरावली पर्वत के दक्षिण में स्थित है। अरावली पर्वत के कहां पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है हमारा क्या? मालवा का पठार। अब ये जो आपका मालवा का पठार है, यह पठार का जो निर्माण हुआ है यह बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं? जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं ये आपकी ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं। ज्वालामुखी से क्या होता है? लावा निकलता है। ज्वालामुखी से क्या होता है? लावा निकलता है। और इसी लावे से आपकी क्या होता है? ये जो लावा होता है, लावा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बह करके क्या जाएगा? परत दर परत बिसता जाएगा और इससे यहाँ पे क्या हो गया? एक पठार का निर्माण हो गया है। किसका निर्माण हो गया है? पठार का निर्माण। किस पठार का निर्माण हुआ है? मालवा पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो आपको याद रखना है
कि यह जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है, इसी लावा के ठंडे होने से, लावा क्या होता है, लावा गर्म चट्टानें होती हैं, और जब ये चट्टानें पृथ्वी पर ऊपर आ जाती हैं, ऊपर आने के बाद ये कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद ये वहीं पर जम जाती हैं, और उन्हीं के जमने से क्या हो गया है, यहाँ पर इस मालवा पठार का निर्माण हो गया है। अब ये जो चट्टानें थी, जो ठंडी पड़ चुकी थी, ये चट्टानें समय के साथ क्या होंगी, टूटती जाएंगी, टूटने से इनमें क्या हो जाएगी, अब ये चट्टानों से क्या बन जाएंगी, मिट्टी बन जाएंगी, चट्टानों से क्या हो जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका ये मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार पे चट्टानों के निक्षेपण से जो मिट्टी बनी है, वह कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी उत्पन्न हुई है। इसीलिए क्या है, जो हमारा मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको यह भी याद रखना है, काली मिट्टी का यहाँ पे कारण क्या है, किस कारण से यह काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और साथ में यहाँ पे जो आपकी चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट जो चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानों में जो यहाँ पे आपकी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, अब होता क्या है, लावा है, लावा से क्या है, बेसाल्ट चट्टानें लावा से बनी है, तो जो लावा है, लावा क्या है, गर्म होता है, तो गर्म होने से उसके जो जीवाश्म होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इसके बाद ये जब चट्टानें बन जाती है, तब भी इसमें जीवाश्म नहीं रहते। जीवाश्म सब क्या होते हैं, जब लावा गर्म था, बिल्कुल आगी की तरह भभक रहा था, तो उस समय उसके पूरे जो जीवाश्म होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जो काली मिट्टी पाई जाती है, जो मालवा का एरिया पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का जो आपके खनिज होते हैं वो समाप्त हो चुके होते हैं लावा के कारण, किसी भी प्रकार के खनिज इसमें नहीं पाए जाते। तो आपको ये भी याद रखना है। और मालवा का जो पठार है, इस मालवा पठार का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग वह भाग जो कि राजस्थान में है, मालवा पठार का उत्तरी भाग या वह भाग जो कहां पर है, राजस्थान में है, इस भाग को हेड़ौती का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेड़ौती का पठार। कहां पर बोला जाता है इसको, राजस्थान में बोला जाता है। कहां पर बोला जाता है, राजस्थान में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले मालवा पठार का विस्तार, मालवा पठार किन राज्यों में विस्तृत है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। और मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है, और यह जो पठार है ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, और इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें क्या है, जीवाश्म जो होते हैं वो इस पठार पर किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता, और न ही इस पर किसी भी प्रकार का खनिज पाया जाता है। इसके बाद जो मालवा पठार का उत्तरी भाग है, इसको क्या बोला जाता है, हाड़ौती का पठार बोला जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये हो गया आपका मालवा का पठार, ठीक है। इसके बाद डालिए आप बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद क्या डालना है, बुंदेलखंड का पठार डालना है आपको। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालनी है आपको, बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं, तो यह पठार जो इसका विस्तार है वह यहाँ पे हम देख सकते हैं मैप में। यहाँ पे हमारा ये कौन सा राज्य होता है, यहाँ पे ये पूरा हमारा क्या होता है, मध्य प्रदेश होता है। और मध्य प्रदेश में यहाँ पे आपका कौन सा राज्य हो जाता है, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो विस्तार हो जाएगा वो मुख्य रूप से कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। और यह पठार जो है यह उत्तम किस्म की ग्रेनाइट चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तम किस्म की ग्रेनाइट चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानें बुंदेलखंड के पठार में क्या होती हैं, अच्छी किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे आपके घर में जो आपके जो मार्बल लगा होता है, जो टाइल्स लगी होती है, वो सब किससे बने होते हैं, इसी ग्रेनाइट चट्टानों से बने होते हैं। और ये अधिकतर कहाँ पे पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार में। इसके बाद आपको डालना है बघेलखंड का पठार। थर्ड पे क्या डालना है आपको, बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड का जो पठार है, थर्ड आपका क्या डालना है आपको, बघेलखंड का पठार।
जो आपका बघेलखंड का पठार है, यह पठार का आपको केवल विस्तार क्षेत्र याद रखना है। इस पठार का आपको क्या करना है, केवल विस्तार क्षेत्र जो है वो आपको याद रखना है कि इसका विस्तार कहां पर है। तो जो आपका बघेलखंड का पठार है, तो यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका मध्य प्रदेश राज्य हो जाता है और इसका कुछ हिस्सा कहां पर दिखाई दे रहा है, हमें छत्तीसगढ़ राज्य में दिखाई दे रहा है। तो बघेलखंड का पठार का विस्तार कहां पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कौन सा पठार पाया जाता है अपना, ये हो जाएगा बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार हो जाएगा, बघेलखंड का पठार। कहां पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। या फिर हम बोल सकते हैं बघेलखंड के दक्षिण में कौन सा पठार पाया जाता है, तो वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा, बघेलखंड का पठार पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डालना है हमें यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, जो कि यहाँ भारत में यदि बात करते हैं, भारत में खनिज की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पठार कौन सा है हमारा, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। खनिज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पठार पे लगभग हर खनिज पाया जाता है। इस पठार पे क्या होता है, लगभग हर खनिज पाया जाता है, छोटा नागपुर का पठार। सबसे पहले यदि इसके विस्तार की बात करते हैं, सबसे पहले इसके विस्तार की बात करते हैं यदि, तो यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कौन सा पठार, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसका विस्तार क्षेत्र लिखना है। तो यहाँ पे विस्तार में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे पड़ रहा है, झारखंड राज्य में, और कुछ हिस्सा पड़ रहा है बिहार राज्य में। तो इसका जो विस्तार लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे, पहला तो लिखेंगे झारखंड, मुख्य रूप से कहां पर है, ये झारखंड में है, और इसका कुछ हिस्सा कहां पर है, बिहार राज्य में है। कुछ हिस्सा झारखंड में और कुछ हिस्सा बिहार में, पर अधिकांश जो हिस्सा है वो कहां पर है, आपका झारखंड राज्य में है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा पठार है, झारखंड का पठार है। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना है, पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, छोटा नागपुर का पठार। यह पठार पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यह पठार खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। खनिज की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह सबसे समृद्ध पठार है। खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध, सबसे समृद्ध पठार कौन सा हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। क्योंकि इस पठार पे लोहा भी निकलता है, कोयला भी निकलता है, इसके अलावा और भी जो धातुएं हैं, यूरेनियम है, जादूगोड़ा की खान से यूरेनियम भी झारखंड से निकलता है। बहुत से खनिज हैं जो कि यहाँ पे छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं, और इसी कारण से इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार का दूसरा नाम क्या है, इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है किसे, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। जो रूर प्रदेश है, रूर प्रदेश जो है ये आपका एक स्थान है, एक नगर है जो जर्मनी में है। कहां पर है, जर्मनी का एक नगर है। वह नगर भी क्या है, जो खनिज है, खनिज की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। उसी तरीके से जो वहां पे रूर प्रदेश है, उसी तरीके से भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वह भी खनिज दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कह दिया जाता है। तो याद रखना है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है किसको, किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो छोटा नागपुर पठार है इससे प्रमुख दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, यही इसी तरीके से लिखिए, छोटा नागपुर पठार से मुख्यतः दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदी, एक नदी लिखनी है आपको दामोदर नदी, एक नदी कौन सी लिखनी है, दामोदर नदी, और दूसरी नदी जो है आपकी वो है वैतरणी नदी। कौन सी नदी है, वैतरणी नदी। ये दो नदियां कहां से निकलती हैं, आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। और इनमें से यदि हम बात करते हैं तो ऊपर वाली जो नदी आपको ये वाली नदी दिखाई दे रही है, जो आपको ये वाली नदी दिखाई दे रही है, ये कौन सी नदी है, ये हमारी दामोदर नदी हो जाएगी, जो आगे जाकर के यहाँ पे
हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी कहाँ से आती है? गंगा की जो धारा है, गंगा की ये धारा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इससे पहले इसकी एक छोटी सी धारा दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं हुगली नदी। और ये जो दामोदर नदी यहाँ से निकलती है, ये किस में जाकर मिल जाती है? इसी हुगली नदी में मिल जाती है और फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, एक दूसरी नदी भी निकलती है इसी पठार से। इसी पठार के यहाँ पे किनारे पे आपका रांची, जो झारखंड की रांची है, वो इसी बैतरणी नदी के किनारे है और ये नदी यहाँ पे निकलती है और ये नदी भी जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो याद रखना है यहाँ पे आपको कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, इससे दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक नदी हो जाएगी दामोदर नदी और एक हो जाएगी आपकी कौन सी नदी? बैतरणी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? बैतरणी नदी। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम दामोदर नदी है, दामोदर नदी क्या कर रही है? जो छोटा नागपुर का पठार है उसे दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब जो आपकी दामोदर नदी है, यह बिल्कुल छोटा नागपुर पठार के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है आपकी कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो बराबर भागों में बांटती है और जबकि आपकी बैतरणी नदी भी यहीं से निकलती है और जो झारखंड की राजधानी है रांची, वो भी किस नदी के किनारे है? इसी बैतरणी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है? बैतरणी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है? ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार के आपके उत्तर पूर्व में, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में आपकी क्या पाई जाती है? ये क्या है? ये राजमहल पहाड़ी। जब हमने पर्वत पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने राजमहल की पहाड़ियां पढ़ी थी। तो ये जो पहाड़ी पाई जाती है, कहां पर पाई जाती हैं? ये छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में पाई जाती हैं। तो अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं? जो आपकी राजमहल की पहाड़ी है वो कहां पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको। ये नीचे एक नदी दिखाई दे रही है, इस नदी को बोलते हैं, इस नदी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महानदी। क्या बोलते हैं? महानदी बोलते हैं। यह जो महानदी है, यह छोटा नागपुर पठार की दक्षिणी सीमा तय करती है। दक्षिणी सीमा कहाँ कौन तय कर रहा है? उसकी जो नदी है, जहां से नदी जा रही है वहीं से आपका ये पठार खत्म हो जाता है। मतलब छोटा नागपुर पठार की दक्षिणी सीमा, पठार की क्या कौन सी सीमा? पठार की दक्षिणी सीमा कौन निर्धारित करता है? दक्षिणी सीमा महानदी निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करता है? महानदी। मतलब महानदी यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है, वहीं पर आपकी छोटा नागपुर पठार की जो दक्षिणी सीमा है वो भी वहीं पे खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो ये था हमारा क्या? पूरा छोटा नागपुर का पठार। यदि इसके विस्तार की बात करते हैं तो झारखंड और बिहार में हो जाएगा। खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार हो जाएगा। भारत का सबसे समृद्ध, सबसे अमीर पठार यदि हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। इसके बाद इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। दामोदर नदी और बैतरणी नदी इसी पठार से निकलती हैं। दामोदर नदी इसे दो भागों में बांटती है, जबकि जो रांची, इसकी झारखंड की जो रांची राजधानी है, जो रांची, वो बैतरणी नदी के किनारे स्थित है। और राजमहल की पहाड़ियां जो हैं ये हमारे छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। और छोटा नागपुर पठार की जो दक्षिणी सीमा है वह महानदी द्वारा निर्धारित की जाती है। ये सब आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। किससे रिलेटेड है? छोटा नागपुर पठार से। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या? शिलोंग पठार। नेक्स्ट क्या हमारा? शिलोंग पठार। जब आप लोग मैप अपनी कॉपी में लिखते हो तो केवल लिखना नहीं है, ध्यान देना है। आपको इसी तरीके से मैप बनाना है और मैप में एक एक चीज को आपको लिखना है। इसके बाद क्या है हमारा? शिलोंग पठार। इसके बाद क्या है? शिलोंग पठार। नाम से ही पता चल रहा है ये कहां पर होगा। इसकी जो लोकेशन की यदि बात करते हैं तो किस राज्य में हो जाएगी? विस्तार जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कहां पर?
मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कौन सा पठार है? आपका शिलोंग पठार। और इसी शिलोंग पठार, ये जो शिलोंग पठार है ये भी आपका जो दक्षिण भारत का पठार है इसी का विस्तार है। ये इसी वाले जो आपका छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार से ही टूट करके अलग हो गया। पहले ये पूरा हुआ करता था, लेकिन यहां से क्या हुई, गंगा नदी आ गई और ब्रह्मपुत्र नदी के आने से ये क्या हो गया, ये भाग टूट गया और टूट करके ये अलग चला गया। और इसे अब किस नाम से जाना जाता है? शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। और इस पर 3 प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? पहली पहाड़ी जो पाई जाती है वो कौन सी हो जाएगी? गारो पहाड़ी। दूसरी पहाड़ी पाई जाती है, इसे बोला जाता है खासी पहाड़ी। और तीसरी पहाड़ी जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है आपकी, बनी हुई है वहां पे, जयंतिया पहाड़ी। ये 3 पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गारो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंती पहाड़ी। इसी क्रम में आपको याद रखना है, ये गारो पहाड़ी है, फिर खासी पहाड़ी और फिर जयंतिया पहाड़ी। आपने नाम सुना होगा मासिन राम चेरापूंजी का, जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? मासिन राम के चेरापूंजी में। कहां पर होती है? मासिन राम चेरापूंजी में। तो यह जो जगह है यह भी मेघालय राज्य में, इन्हीं में से जो आपकी खासी पहाड़ी है, इसी खासी पहाड़ी पर यह जगह पाई जाती है। असल में यह जो जगह है यह खासी पहाड़ी का तराई क्षेत्र है। खासी पहाड़ी का तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या होता है, ये नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे। तो खासी पहाड़ी का तराई क्षेत्र है। जब भारत में मानसून यहाँ से आता है तो मानसून आने के बाद डायरेक्ट यहाँ से टकराता है और खासी पहाड़ी से टकराएगा और यहीं पे पूरी वर्षा बहुत ज्यादा कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो औसतन वर्षा है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय राज्य में शिलोंग पठार के ऊपर। और जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी पर ही आपका स्थित है मासिन राम चेरापूंजी, जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? ये मासिन राम चेरापूंजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? दक्कन का पठार है। नेक्स्ट क्या है? दक्कन का पठार है। तो दक्कन का पठार यहाँ पे हम देख सकते हैं। दक्कन का पठार मुख्य रूप से कहां पर है? इसके यदि विस्तार की बात करते हैं, दक्कन का पठार हेडिंग डालिए और इसमें इसका विस्तार लिखिए। विस्तार कहां पे हो जाएगा? सबसे पहले मुख्य रूप से जो पाया जाता है महाराष्ट्र, मुख्य रूप से कहां पे? महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। महाराष्ट्र के अलावा इसका कुछ भाग कहां पे जाता है? कर्नाटक राज्य में भी जाता है और कुछ भाग इसका तेलंगाना राज्य में भी जाता है। किस भाग में जाता है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। परंतु मुख्य रूप से जो इसका मुख्य भाग है वो कहां पे पाया जाता है? महाराष्ट्र भाग में पाया जाता, महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। और इस पर चट्टान कौन सी पाई जाती है? तो आपको याद रखनी है, इसमें दक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी? दक्कन ट्रैप चट्टानें। चट्टानों को पहले हम अच्छे से करवा चुके हैं भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत। पहले इसकी क्लास हो चुकी है, जिसने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी देख लेना है। वहां पे हमने भारत में पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से विस्तृत अध्ययन किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो दक्कन का पठार है, दक्कन पठार पे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का पठार कहाँ पे हो जाएगा? मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? तेलंगाना राज्य में हो जाएगा। और वहीं कर्नाटक पठार की बात करते हैं, यदि किस पठार की बात करते हैं? कर्नाटक पठार की बात करते हैं। तो कर्नाटक पठार जो पाया जाता है ये कर्नाटक राज्य में ही पाया जाता है। यह कहां पे पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में ही पाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इस पठार जो बना हुआ है यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। कौन सी चट्टानों से? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। चट्टानों में हमने धारवाड़ चट्टानों को भी पढ़ा था। धारवाड़ जो चट्टानें होती हैं सबसे समृद्ध चट्टानें होती हैं। जो सोना होता है वो आपका
इन्हीं चट्टानों से निकलता है। धारवाड़ चट्टानों से कौन सी क्या निकलता है? सोना निकलता है। इसीलिए आपको पता होगा जो कर्नाटक में आपकी खान है, जो जहां से आपका सोना निकाला जाता है, बन्नी हट्टी की खान से या कोलार, बन्नी हट्टी की खान बोल देते हैं या फिर बोल देते हैं कोलार की खान। कोलार की खान से इसीलिए क्या पाया जाता है? सोना निकाला जाता है। वे किस क्रम की चट्टाने हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टाने। कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं। और यही कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी पाई जाती है, कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी भी पाई जाती है, इसे बोलते हैं बाबा बूदन की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? बाबा बूदन की पहाड़ी। कर्नाटक राज्य में इसी तरीके से लिखिए आप लोग, कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? बाबा बूदन की पहाड़ी। पठार नहीं है, बाबा बूदन की पहाड़ी है। बाबा बूदन की पहाड़ी पाई जाती है। और यह पहाड़ी जो है आपकी, यह पहाड़ी चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? चंदन की लकड़ी के लिए। चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। कहां पर? बाबा बूदन की पहाड़ी में। इसीलिए जो हमारा कर्नाटक राज्य है, यह चंदन की लकड़ी में या चंदन के पेड़ों की संख्या में यदि देखा जाए तो इसका स्थान यदि पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा चंदन कहां पे पाया जाता है? वह पाया जाता है कर्नाटक राज्य में। कहां पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। सब एक तो सोना केवल भारत में कर्नाटक में ही पाया जाता है, और दूसरा यदि चंदन की लकड़ी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो चंदन पाया जाता है वो भी कहां पाया जाता है? कर्नाटक के पहाड़ पे, कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक राज्य में यदि उस जगह की, उस पहाड़ी की बात कर ली जाए तो कहां पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका बाबा बूदन की पहाड़ी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बाबा बूदन की पहाड़ी में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दंडकारण्य पठार। नेक्स्ट क्या है? दंडकारण्य पठार। यह पठार का विस्तार जो आप लिखेंगे वह कहां लिखेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पाया जाता है यह पठार? छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। इसी पठार का जो दक्षिणी भाग है, इसी पठार का जो कौन सा भाग है? जो दक्षिण वाला भाग है, इसी पठार के दक्षिणी भाग को कहा जाता है बस्तर का पठार। क्या कहा जाता है? बस्तर का पठार कहा जाता है। तो ये दोनों पठार आपके कहां हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएंगे। कहां पे हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएंगे। बस्तर का पठार भी और दंडकारण्य। दंडकारण्य पठार का ही भाग है बस्तर का पठार। इसी का दक्षिणी जो दक्षिणी हिस्सा है, इस दक्षिणी हिस्से को क्या बोला जाता है? बस्तर का पठार बोला जाता है। तो यहाँ पर ये आपके सारे जो पठार थे, भारत के सारे पठारों को हमने देखा है। यहाँ पे हमने सभी मालवा का पठार, इसकी लोकेशन, इसके बारे में देखा। इसके बाद बुंदेलखंड का पठार देखा, बघेलखंड का पठार भी देख लिया, छोटा नागपुर पठार और शिलोंग पठार भी देख लिया, दक्कन पठार को भी कर लिया, कर्नाटक का पठार भी कर लिया, तेलंगाना का पठार भी कर लिया, दंडकारण्य पठार भी कर लिया और बस्तर का पठार को भी अच्छी तरीके से समझ लिया है। इसके बाद ये आपकी क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना है। लाइक करने के साथ साथ सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, यदि ये क्लास आपको लगता है कि इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आपको इस क्लास को और लोगों तक भी शेयर करना है ताकि वो इस क्लास का बेनिफिट पूरी तरीके से लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।